चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी कि एक्सरसाइज 6.1। उसके बाद हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था जिसका नाम था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस 6.2। फिर था 6.3 जो था आपका टेंजेंट नॉर्मल, वो भी हमने कर लिया है। उसके बाद 6.4 अप्रॉक्सीमेशन, वो भी हमने कर लिया है। अब हमारा इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा रह जाएगा और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज जाएगी। लेकिन इससे पहले भी हमारा एक कॉन्सेप्ट छूटा है, उसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, अपना सेकंड टॉपिक, जो कि मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, जो उसकी हमारी पहली क्लासेस में मैं आपको बताया था। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है जी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है जी, चलिए देखिए बेटा जी, अगर मुझे ये समझना है तो इसके लिए पहले मुझे ना कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, देखिए मैं आपको कुछ 3 कर्व बना के दिखाता हूं। ठीक है, फिलहाल ये अगर मेरी फिगर नंबर 1 है और ये मेरी फिगर नंबर 2 है, दिस इज माय फिगर नंबर 3। ठीक है जी, अभी मैं ये अलग है फिगर, इसलिए अभी आपको नहीं बता रहा हूं। अगर आप इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करें, जैसे इसको ए और इसको बी, यहाँ पे ए और ये बी। ठीक है, तो भाई देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा, अगर मैं पहली फिगर की मैं बात करता हूँ, इस फिगर की बात करता हूँ, इसमें जो आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है, मान लो ये कर्व है एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब अगर इस कर्व के ध्यान से देखें तो ये जो कर्व है वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि धीरे धीरे करके अगर ये बढ़ेगा तो नो डाउट ये जो x की वैल्यू है ये भी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो नो डाउट एफ एक्स की वैल्यू भी तो क्या होगी, बढ़ेगी। यानी x की वैल्यू बढ़ने से फंक्शन भी अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान समझना चाहे तो इसे मैं बोल सकता हूं ये इंक्रीजिंग फंक्शंस की तरफ बता रहा है। ठीक है, अब डिपेंड करता है ये फंक्शन कौन सा है, लेकिन जो भी होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, जिससे ये ग्राफ बन रहा है। सेम कंडीशन, अब यहाँ पे देखिए x के बढ़ने से एफ एक्स क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे x बढ़ रहा था तो एफ एक्स भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे x बढ़ रहा है, लेकिन जो एफ एक्स है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, a से b की तरफ जा रहा है ना, इसमें a से b की तरफ मूव कर रहा था, x बढ़ रहा था तो फंक्शन भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ से a की b तरफ मूव कर रहा है फंक्शन x, लेकिन एफ एक्स क्या हो रहा है, एफ एक्स तो गिर रहा है। तो बेटा ये डिक्रीजिंग फंक्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ कर्व ऐसे होते हैं ना जो इंक्रीज भी कर रहे होते हैं और डिक्रीज भी कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ कर्व हमारे ऐसे भी हैं जो इंक्रीज भी कर रहे हैं और डिक्रीज भी कर रहे हैं साथ साथ। अब मैंने कहा ऐसे कर्व्स को क्या करें। ठीक है बेटा, तो मतलब जैसे कि कोई भी कर्व हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखिए, ये कौन सा कर्व है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था ना, 3rd चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, y इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर इसकी बात करूं तो देखो पहले तो ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, पहले ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आके, ठीक है, मतलब एक मैक्सिमम पॉइंट पे आके ये, जैसे यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आने के लिए क्या करता है, गिरने लग जाता है। ठीक है, फिर गिरता ही चला जाता है, फिर सडनली यहां से आने के बाद फिर ये ऊपर इंक्रीज करने चला है। मतलब इस केस में अगर मैं देखूं, इंक्रीजिंग भी क्या कहा जा सकता है, और फंक्शन जो है वो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है साथ साथ, साइमल्टेनियस। मतलब पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर ये बढ़ रहा है तो नो डाउट इससे पहले भी ये क्या कर रहा होगा, यहां से बढ़ रहा होगा, उससे पहले ये घट रहा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा इसका एक तरीका है प्रॉपर, जिसमें मुझे इनको फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा,
बताना पड़ेगा इसमें से इंक्रीजिंग कौन सा होता है। फिर अब जैसे कि यही कर्व है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कर्व को थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखिए मगर हो सकता है ये कर्व बढ़े और फिर रुक जाए, फिर बढ़ने लग जाए, तो मगर ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं हम आपको समझाते हैं। कुछ आपकी 5 हैं, वो मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ और फिर समझाएंगे साथ साथ कि वो क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, देखिए कहता है इंक्रीजिंग ऑन let I be an open interval contained in the domain of a real valued function f, then f is said to be। देखो कहता है क्या है, कोई भी इंटरवल हो सकता है, ठीक है, ओपन इंटरवल, जैसे कि अगर मैं चाहूं तो कह सकता हूं a कॉमा b है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको फिगर में बताया था ना, जैसे एक आपको फिगर बनाई थी, मैंने आपको बताया था ना, दिस इज a एंड b, ठीक है, इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को इंक्रीजिंग तब कहा जाएगा, तो कंडीशन क्या है इंक्रीजिंग की, सबसे पहले ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल i, अगर x1 x2 से बड़ा हो जाए, सॉरी x1 छोटा है x2 से, तो नो डाउट फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, x1 की छोटी होगी, फंक्शन की वैल्यू किसके, x2 से। और जितने जो भी हमारा x1 x2 होगा वो इंटरवल को बिलोंग करेगा। मैंने कहा ठीक है। अब एक्चुअल में अगर समझना चाहें तो जो ग्राफ है इंक्रीजिंग का, तो मैं कहा ठीक है, अब इंक्रीजिंग अगर मैं समझ रहा हूँ तो मैं इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ तो मैंने कहा कोई भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करी गई है। मैं कहा जैसे कि पहले बढ़ा फिर रुक गया फिर बढ़ने लग गया, तो मैं कहा कोई बड़ी बात नहीं है, इंक्रीजिंग ऐसे भी हो सकती है और वैसे भी हो सकता है। अगर मुझे खाली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, ध्यान से सुना प्लीज, अगर मुझे खाली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं। मैंने कहा हाँ कि अगर ये खाली इंक्रीजिंग की बात चल रही है तो नो डाउट फंक्शन कैन बी लाइक दिस, ठीक है, फंक्शन जो है वो ऐसा भी बना हो सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, हाँ जी, तो सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है इंक्रीजिंग के लिए, मेन चीज ये है और कुछ नहीं है, ठीक है जी हाँ। ऊपर तो खाली वो एक्चुअल में आपको डिफाइन कर रहा है कि ऐसे 4 तरीके हैं, जिसमें से एक आपको बता दिया है। यही चीज अगर मुझे बात करे कि दूसरा इसमें एक बनता है ग्राफ, सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और अगर आप समझना चाहेंगे जो x1 x2 था ना वो एक्चुअल में क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाला था, जैसे मान के चलो ये अगर x1 था और ये अगर x2 था, तो नो डाउट अगर ये बढ़ेगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो ज्यादा आएगी क्योंकि ऊपर है, और ये कम आएगी, तो वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है जिसे मैंने ए और बी से बता दिया था, ठीक है। मैंने सेम थिंग, डिपेंड करता है कैसे समझाया जा रहा है। एनसीईआरटी में हमारे को ये डेफिनेशन दी गई है और यही सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। तो पहली मैंने आपको बता दी इंक्रीजिंग की, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में फर्क क्या है। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में जो फर्क है ना वो ये है, एक मिनट बेटा जी थोड़ी सी गलती हो गई है। एक्चुअल में मैंने आपको सबसे पहले इंक्रीजिंग बताया था ना, हाँ जी मैंने आपको इंक्रीजिंग बताया था, तो एक बार पहले ना चेंज कर लीजिए, इंक्रीजिंग की ना कंडीशंस ये नहीं है, इंक्रीजिंग की कंडीशन ये है। सॉरी बेटा, इंक्रीजिंग के केस में ऐसा पॉसिबल है कि वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, बट ठीक है, हाँ जी ये इंक्रीजिंग की कंडीशन है, दिस इज कंडीशन नंबर 1, इसे प्लीज रेक्टिफाई कर दीजिए एक बार, ठीक है। सॉरी, ये सही कंडीशन है फर्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन नंबर 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन है उसका मतलब ये है कि भाई इंक्रीज तो होगा लेकिन स्ट्रिक्टली, तो मतलब इसमें ठहराव नहीं होगा, मतलब बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें गया फिर रुक गया फिर उसके बाद फिर ऊपर बढ़ने लग गया, तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कंटिन्यूस बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में, अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में जो कंडीशन है ना ये चेंज हो जाती है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में क्या बताता है, ओपन इंटरवल्स के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, दूसरे वाले की पहले वाले से बड़ी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद एक तीसरा और आता है जिसमें ये बताता है डिक्रीजिंग, क्या बताता है ये, डिक्रीजिंग, ठीक है, ये है आपका तीसरा, ठीक है। इसमें आपकी थर्ड कंडीशन आ जाएगी, अब नो डाउट डिक्रीजिंग है,
सिर्फ डिक्रीजिंग है, तो ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा। ठीक है, फिगर ऐसे बनेगी आपकी, जैसे पहले ये आया, ठीक है, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये और गिर गया, तो फिगर कैन बी लाइक दिस। ठीक है, ग्राफ आपका इस तरीके से भी बन सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, ये था डिक्रीजिंग की कंडीशन। ठीक है, चौथा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, फिगर चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगा। देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, ये सिर्फ गिरता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे fx क्या हो जाएगा, गिरता हुआ चला जाएगा। दिस इज कंडीशन इज बेसिकली फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, हाँ जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए अब बेटा जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें एक पांचवा भी है। ठीक है, तो पांचवा कर्व क्या है, फिफ्थ वन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। ठीक है, ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो इसके लिए अभी वो ग्राफ बना के दिखाया था ना। ठीक है, जैसे कि ये यहां से गया, फिर ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है एक साथ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे मोड़ दो, ये लो, इसको ऐसे कर दो, ये ऐसे चल रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स कर दीजिए, ये लो। अब ये ना तो बढ़ रहा है और ना ही ये घट रहा है, तो इसका कर्व इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हाँ जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर। हमारा नेक्स्ट चीज, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे कुछ तरीके से, बेशक कंडीशन तो 5 ही हैं, लेकिन इनमें से वही 4 ही आती है, ये 5 आती है। 5 में से किसी पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आप प्रूफ करके दिखाओ कि इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो उनमें से हमें करके दिखाना पड़ता है, ये कंडीशंस लिखनी है बस। हाँ जी, चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। कई बार देखो हमारे पेपर में आ जाता है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज स्ट्रिक्टली फंक्शन ऑन आर। ठीक है, स्ट्रिक्टली फंक्शन ऑन आर, आर आपको पता है रियल वैल्यूड फंक्शन जिसकी बात कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कैसे करके दिखाना है, देखिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड, ठीक है, एंड x1 लेस देन x2, जो कि मैंने आपको बताई थी मेन कंडीशन है। ठीक है, देखो, सिंस x1 लेस देन x2। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मुझे क्या लाना है अपने fx में 2x प्लस 3। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, नाउ एडिंग ऑन 3 बोथ साइड्स। इसको क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता f ऑफ x1 f ऑफ x2। अब ऐसा लिखने से इसका मतलब क्या है, यानी कि 10 अगर x1 छोटा x2 से इम्प्लाई क्या कर रहा है कि भाई f ऑफ x1 वो भी छोटा होगा। यही तो मुझे प्रूफ करना था, और क्या प्रूफ करना था, प्रोवाइडेड फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। r को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, तो मैं कह सकता हूं सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। बस बेटा जी, इतना काम करके दिखाना है और नंबर ले लेने हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बताते हैं। अगर बेटा आप समझना चाहो तो देखो, हाँ बेटा ऐसे भी हो सकता है। देखो अगर मैं चाहूं तो इसका ग्राफ भी बना सकता हूं। देखो अगर ये 2x प्लस 3 है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे
तो वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आप समझना चाहें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, बेटा देखिए अगर मैं इसमें x 0 रखूंगा तो y 3 आएगा, तो नो डाउट ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,3 होगा, तो लाइन ऐसे ही जा रही होगी। ठीक है, तो इसका अब अगर आप समझने चाहें तो देखिए धीरे धीरे करके ये क्या कर रहा है, बढ़ तो रहा है ये, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा एफ एक्स भी बढ़ेगा। हाँ जी, इसी तरीके से समझ में है। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए बेटा नेक्स्ट है, show that f(x) is equal to x square strictly function strictly increasing is strictly increasing। ठीक है, पिछले वाला भी जो था ना वो मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर था। ठीक है, एडिट कर लेना, ऑन आर था। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। ठीक है, शायद मैं लिखना भूल गया, तो मुझे ये करके दिखाना है। तो ठीक है, लेट कर लीजिए सबसे पहले वही क्या x1, x2 बिलोंग्स टू r। अब देखिए बेटा कभी कभार बिलोंग्स टू r की जगह पे देखो, कभी कभार जैसे बिलोंग्स टू r है ना, कुछ लोग क्या करते हैं वो 0 से इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक है, तो बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। तो ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, तो मैं कहा ठीक है लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, मैं कहा ये लो जी। ठीक है, उसके बाद आप अपनी कंडीशन क्या लगाते थे, आप कंडीशन क्या लेते थे, सच दैट आप कहते थे x1 लेस देन x2। और ठीक है x1 x2। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं 1। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन 1 बाय x1 से। ठीक है, क्या करता हूं x1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या आ जाएगा, ये देखो ये तो आ जाएगा आपका x1 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा x1 x2। इसको नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को किसके साथ, x2 के साथ, तो क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर। इसको तीसरा नाम देते हैं। अब बेटा जी अगर आप ध्यान लगाएं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड, इक्वेशन 2 एंड थर्ड, क्या मैं ये नहीं बोल सकता x1 का स्क्वायर जो कि छोटा है x2 के स्क्वायर से, क्योंकि देखिए ये इससे बड़ा है। ठीक है, और ये इससे बड़ा है, तो नो डाउट ये इससे तो बड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब अगर ये कंडीशन प्रूव हो गई है तो नो डाउट क्या मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता f ऑफ x1 f ऑफ x2, जो मेरी मेन कंडीशन थी किसकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी। तो क्या लिख सकते हैं, वही 10 x1 जो कि छोटा x2 से इम्प्लाइज भैया f ऑफ x1 वो भी क्या होगा, छोटा होगा उसकी वैल्यू फंक्शन में अगर x2 रखा जाएगा तो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप क्या बताते थे, चाहे ऐसे कह लो फॉर ऑल। ठीक है, ये निशान होता था फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ जी, r या 1 इन द सेम थिंग, आप जो मर्जी कह लो यार जी। हाँ हाँ बेटा एक ही बात है। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि मैं 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, तो मैं सिर्फ इतना ही बनाऊंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको वर्ड पैराबोला का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो मैं सिर्फ उसका राइट वाले की बात करूँ, जैसे इधर पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन 0 टू इन्फिनिटी की तरफ बात करूँ, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, समझना चाहें तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, ये 0, अगर मान लो पहले यहाँ पे x1 है और फिर ये x2 है तो नो डाउट बढ़ेगी। हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट बताते हैं। बेटा एक मिनट यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये असल में ना और आर नहीं था, इस ये जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 था ना, ये 0 to इन्फिनिटी था। अच्छा, तभी वो बार बार आर लिख रहा था मैं, सॉरी। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेना, असल में ये जो आप चेक कर रहे थे ना, ये ऑन आर पे नहीं था, ये 0 to इन्फिनिटी पे था। ठीक है, तो प्लीज एक बार इसे चेक कर लेना, इसे सही कर लेना। ये 0 to इन्फिनिटी था, इसलिए x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी का था, जबकि इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें आर था, इसलिए मैंने x1 x2 बिलोंग्स टू आर लिखा था। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो इस वजह से गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, आप समझ में आया, तो इस वजह से 0 to इन्फिनिटी होगा। चलिए, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है ना, वैसे तो ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वो एक्चुअल में अगर बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन में अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे उन्होंने बोला है 0 से इन्फिनिटी तक आपको देखना है, तो मैं ठीक है जी, अगर 0 से इन्फिनिटी देखना तो मैं सिर्फ इतने की बात करूंगा। आई बात समझ में? तो प्लीज ये चीज सही कर लेना एक बार। हाँ जी, ये चीज एक बार सही कर लेना। तो अब पहले वाले इलस्ट्रेशन में बिलोंग्स टू आर था, दूसरे इलस्ट्रेशन में 0 to इन्फिनिटी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ का मैंने सिर्फ इतना पोर्शन देखा है, उसके हिसाब से मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताया है। चलिए, क्योंकि अगर मैं ये देखो, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ये वाला पोर्शन भी देखूं ना, तो फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आएगा। ठीक है, हाँ जी, ये डिक्रीजिंग में आएगा, इसलिए उन्होंने ये वाला शो, इसलिए उन्होंने कंसिडर करो, क्वेश्चन में 0 to इन्फिनिटी है, तो इसलिए ये वाला अभी बाद में बताएंगे वो जो अभी तुम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें ना, तो फिलहाल मैं सिर्फ इतनी की बात करूंगा, इतने पोर्शन की। ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन की। चलिए, हाँ जी बेटा, पहले वाले में इलस्ट्रेशन ऑन आर था इसलिए आर लिया था, सेकंड में ये है, गलती से मुझसे आर लिख गया था यहाँ पे। ठीक है जी, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ठीक। चलिए, चलिए बेटा, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। कहता है अगर एफ एक्स माइनस 3x प्लस 12 विच इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। ठीक है, तुमको ठीक है, सबसे पहला काम, लेट x1 x2, ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। अब देखो यहाँ आर था, इसलिए मैंने आर दिया है। ठीक है, बिलोंग्स टू आर सच दैट x1 लेस देन x2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, x1 लेस देन x2। देखो एफ एक्स देखा था -6 + 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, नाउ एडिंग 12 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, पर बेटा अब इसमें ना एक गड़बड़ है। देखो, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, मैंने कहा यार x1 ग्रेटर देन अगर x2 है, तो मैंने कहा इस डजंट इम्प्लाइज, मैंने कहा इससे तो सारी कहानी उल्टी पड़ जाएगी। मैंने कहा ये तो सभी गलत हो गया। तो मगर फिर मैंने कहा सोचने वाली बात है ना, अगर ये मुझे क्वेश्चन में उन्होंने साफ बोला है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो नो डाउट मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसे क्या चेंज कर देंगे? वो बोलता है कि देखो जी, अगर आपको इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है, तो मैं ये नहीं कि वही साइन, तो मैं इसको चेंज करूंगा। मैं कैसे? मगर माइनस का 3x1 साइन रिवर्स, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, f of x1 ग्रेटर देन f of x2 प्रोवाइडेड x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, इफ सच दैट। ठीक है, तो मगर ठीक है, डन। मगर यहां तक तो लिखेंगे, लेकिन इसके बाद कंडीशन चेंज कर देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसा करने से मैंने आपको क्या इम्प्लाइज करवाया, मतलब कि हाँ जी, अगर x1 लेस देन x2 तो इम्प्लाइज माइनस का 3x1 जो कि ग्रेटर देन हो जाएगा 3x2, इम्प्लाइज माइनस 6x1 प्लस x2 उससे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ कि f ऑफ x1, अब ये किसमें बड़ा आएगा, f ऑफ x2 से। इट मीन्स दस x1, ठीक है, लेस देन x2 इम्प्लाइज f of x1 greater than f of x2. Therefore, fx is strictly decreasing
फंक्शन ऑन आर, ठीक है। ये 2 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता बेटा ये। हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ ये डिपेंड करता है बेटा, अब नहीं। जैसे कि बेटा, अच्छा ठीक है, जैसे आपको डिक्रीजिंग चेक कर दिखानी है, तो देखिए बेटा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा -6 + 2, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो बेटा डिक्रीजिंग होगा, तो नोट पर ऐसे ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। अब अगर आप समझना चाहें तो ये देख लीजिए, मान लीजिए पहले अगर x1 यहाँ पे था और अब x2 यहाँ पे है, तो ये डिक्रीज तो कर ही रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से शो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ग्राफ वैसे तो आएगा नहीं, पर अगर आप चाहो तो भैया आप तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि हाँ जी ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है। पहले x1 कहीं और था, बाद में x2 की तरफ जिस बढ़ने से, मतलब x1 जब x2 आगे हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, x अगर बढ़ रहा है लेकिन फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 4, आपको चौथी इलस्ट्रेशन याद है, उसमें मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाया था, इंक्रीजिंग दिखाया था। जब मैंने अभी आपको सेकंड इलस्ट्रेशन करवाई थी तो फंक्शन यही था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो इंक्रीजिंग के केस में हम 0 to ∞ ले रहे थे। अब डिक्रीजिंग है इसलिए -∞ to 0। तो बेटा आपकी बार अगर समझने की कोशिश करें तो ग्राफ भी कौन सा वाला कंसिडर हो जाएगा, ये वाला कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, f(x) = क्या कह सकते हैं, x² कह सकते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट है कोई पहला, जिसे मैं x1 कह सकता हूँ, और ये वाला कोई पॉइंट है जिसे मैं x2 कह सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला वही, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू -∞ to 0, ठीक है। सच दैट वही कि x1 x2, ठीक है। x1 तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, जैसे x1 > x2 था, ठीक है। ये मान लेते हैं x1 x2। अब बेटा आपको याद होगा, मैंने आपको पहली बार इससे इक्वेशन से इसको x1 से मल्टीप्लाई करके दिखाया था अभी सेकंड इलस्ट्रेशन के अंदर। तो अगर मैं इसे सेकंड इलस्ट्रेशन मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट डज इट इंप्लाइज कि भाई x1 का जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा x2 के स्क्वायर से, ठीक है। हाँ बस थोड़ा सा चेंज कर दिए, ठीक है। सेम अगर दोबारा समझाना चाहूं तो अब दूसरे, फिर मैंने उस क्वेश्चन में आपको किससे मल्टीप्लाई करके दिखाया था, x2 से। तो उस क्वेश्चन में जब मैं आपको, सॉरी एक बार यहाँ पे देखना, एक पहली बार मैंने जब इसको x1 x2 x1 पहले इस केस में मल्टीप्लाई कर दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय x1, ठीक है। जब इसे मैंने x1 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन कंडीशन हमारी फंक्शन जो था डिक्रीज कर रहा था, इसलिए मैंने ये वाला निशान ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, दूसरे वाले केस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाय x2, ठीक है। किससे हो रहा है, x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x1 x2 का स्क्वायर, और अगर भाई देखो इसको नाम 1 दे दिया जाए और इसको नाम अगर 2 दे दिया जाए, ठीक है। इसको नाम अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया जाए और इसको नाम अगर इक्वेशन नंबर 2 दे दिया जाए, तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता फ्रॉम 1 and 2 से कि ये इसके स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। और अगर ये ऐसा है तो नो डाउट फंक्शन भी इससे क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो आएगी वो बड़ी हो जाएगी। और ऐसा करने से क्या होगा, x1 के, ठीक है, जब x2 की तरफ मूव ऑन कर रहा है तो मेरे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं क्या बताऊंगा, दस x1 x2 लेस देन x2, उसके जब ये मूव करता है तो fx की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है। तो ठीक है भाई, यानी अगर देखूं तो हर बार पहले वाले x1 के कंपैरेटिवली जो वैल्यू ज्यादा आ रही है x2 के मुकाबले, जबकि इंक्रीजिंग में x2 की वैल्यू क्या होती थी, ज्यादा होती थी x1 से। डिक्रीजिंग में x1 की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की ज्यादा आएगी x2 के कंपैरिजन में। सो fx इज
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, एक्चुअल में हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग वाला पार्ट पढ़ा, ठीक है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी टू जीरो कंसिडर करा। सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमने ये पढ़ा था, इसलिए हमने जीरो टू इन्फिनिटी कंसिडर करा। इस केस में हमने जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे इस वाले में हम लोग सीख रहे थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, और ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिए बेटा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, कहता है शो दैट fx इज इक्वल टू x इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। अरे बेटा अब देखो, अब की बार बेटा जी आर लिखा है, आर मतलब रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन आपको याद ही है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का जब मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था, वो क्या बताता था कि भाई या तो ये बढ़ रहा है, फिर ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक है, याद आया, घट रहा है, घट रहा है, इस तरीके से चलता रहता था। अब आपने देखा कि माइनस, आप बताएंगे सिंस, जब आपने सेकंड इलस्ट्रेशन करा था आपने बताया था कि भैया जीरो टू इन्फिनिटी इज इंक्रीजिंग, उसमें क्या था, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये सॉरी सिंस fx is strictly increasing under जीरो टू इन्फिनिटी, यहां पे तो इंक्रीज कर रहा था, एंड fx is strictly decreasing, कहां, और डिक्रीज कहां कर रहा था, strictly decreasing under माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। जब एक साथ बढ़ना और घटना लगा रहता है, ये तो खैर मैंने आपको उसमें दिखाया था। एक्चुअल में अगर आप fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, मतलब पहले ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, फिर ये इंक्रीज करेगा, पहले ये डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो ऐसे कर्व्स को, ऐसे फंक्शंस को, प्रोवाइडेड अब आर है, ठीक है, अब आर है, मतलब पूरे कहीं पे भी अगर देखूं तो ये कहीं पे भी इंक्रीज और कहीं पे भी डिक्रीज कर सकता है। तो ऐसे फंक्शन है जिन्हें ना तो इंक्रीज और ना तो डिक्रीज कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ठीक है बेटा, देखिए, यानी कि अब से अगर मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला जाएगा तो मैं उसे सीधा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मान लूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो कंप्लीट हो गए। हमें ना दो एस्पेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 जो हमने अभी कर लिया है, जिसमें हमें बताता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मुझे प्रूफ करके दिखाइए। टाइप 1 प्रूफ fx इज इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन, या डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। अब टाइप 2 है, टाइप 2 की फाइंड द इंटरवल्स वेयर fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो बेटा, पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिया है और 5 एग्जाम्पल करा दिए। दूसरे टाइप में ये बोलता है कि अब मुझे ये नहीं प्रूफ करना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज, अगर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मुझे ये एक्चुअल में मुझे तो वो इंटरवल्स निकाल के दिखाने हैं जहां पे वो घट रहा है या बढ़ रहा है, मतलब। ठीक है जी, अब पेपर में देखो ज्यादा कौन सा आता है, पेपर में बेटा ज्यादातर टाइप 2 आता है। ठीक है, तो टाइप 2 स्टार्ट करने से पहले हमें टाइप 2 का कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। टाइप 1 का कॉन्सेप्ट हो गया। टाइप 1 में हमारे इसी टाइप के 5 एग्जाम्पल आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। स्टार्ट करते हैं टाइप 2, लेकिन इससे पहले मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखो बेटा, सबसे पहले अगर अब हम टाइप 2 समझ रहे हैं तो टाइप 2 का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए ये समझना चाहिए मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में। कहता है ऐसे फंक्शन वो मोनोटोनिक होते हैं जो कि किसी एक ओपन इंटरवल में डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं या डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं उस इंटरवल्स में।
मगर ठीक है, इसके लिए ना हमें दो बातें बताई गई हैं, जिसमें पहली है नेसेसरी कंडीशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद है सफिशिएंट कंडीशंस। ठीक है, दो हैं। पहला नेसेसरी कंडीशंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में बताई गई है। इसके बाद सफिशिएंट कंडीशन बताई है। नेसेसरी कंडीशंस के अंदर भी दो कंडीशंस हैं। कहता है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए कॉमा बी ओपन इंटरवल देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। मैंने कहा कैसे? देखो पहली वाले के लिए डायग्राम ये है, अगर ये कर्व है, ये टेंजेंट है, तो देखो ये जो डायरेक्शन के साथ जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो क्या है? थीटा। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ तो tan थीटा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर tan थीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारा जो स्लोप बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, वही कंडीशन आ जाएगी एफ डैश एक्स, क्योंकि भैया यहाँ पे इंक्लिनेशन जो भी आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड एक्स एक्सिस है, सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कह सकता हूँ फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स बिलोंग करेंगे ए कॉमा बी को। ठीक है, मगर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे भाई जो tan थीटा है, जो मेरी सेकंड कंडीशन कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा ए कॉमा बी अगर एफ डैश एक्स मतलब जो स्लोप है वो लेस देन 0 है, तो मगर ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो जो डायरेक्शन है आपकी वो इस तरफ है, तो ये विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स डैश एक्सिस के हिसाब से अगर बना रहा है, तो नो डाउट यहाँ पे वैल्यू tan थीटा की क्या आएगी? लेस देन 0 आएगी, नेगेटिव आएगी। तो स्लोप भी कैसा आएगा आपका? लेस देन आएगा। और अगर स्लोप भी लेस देन आएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई एफ डैश एक्स जो है वो भी लेस देन 0 बनेगा। और जितने भी मैं एक्स कंसिडर करूंगा कहाँ से? ए कॉमा बी से, इन सभी केसेस में स्लोप ये मेरा निकल के आएगा। तो ये मेरी नेसेसरी कंडीशंस थी। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये हमारी नेसेसरी कंडीशंस है। इसके बाद हमारी सफिशिएंट कंडीशंस है, वो क्या है? ये नेसेसरी कंडीशन है। इसके बाद एक चीज और है, वो बताती है कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, ये सफिशिएंट कंडीशन है। कहता है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल डिफाइन किया है। तो क्या बताता है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा प्रोवाइडेड जितने भी एक्स, जो भी एक्स होगा वो मेरा ए कॉमा बी इंटरवल में लाई कर रहा होगा, तो एफ एक्स इंक्रीज करेगा। सिमिलरली एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, एक्स मेरा इस इंटरवल को बिलोंग करेगा और वो डिक्रीज कर रहा होगा। ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी उसकी नेसेसरी कंडीशंस थी। ठीक है, इसका जो प्रूफ है अगर वो करना चाहें तो बेसिकली उसके लिए हमें लैंग्वेज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो मैं वो लिख देता हूं और समझा देता हूं आपको। ठीक है बेटा, अगर मुझे सफिशिएंट कंडीशन को दोनों को समझना है तो उससे पहले मुझे कुछ बातें आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे मैंने x1 x2 कोई दो नंबर हैं जो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी को बिलोंग करते हैं, प्रोवाइडेड जो भी x1 होगा वो छोटा होगा x2 से, और मैंने एक सब इंटरवल कंसीडर करा x1 x2 अंडर क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक सब इंटरवल है। मैं कह रहा हूं कि देखो f(x) जो था मेरा डिफरेंशिएबल था a कॉमा बी में, और तो भैया जो मेरा सब इंटरवल होगा अगर वो सबसेट है a कॉमा बी का, ठीक है, ओपन इंटरवल्स में, तो नो डाउट वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले कंडीशन होती थी कॉन्टिन्यूस होना, याद है हमें 5th चैप्टर में पढ़ा था। तो f(x) अगर कॉन्टिन्यूस है तो नो डाउट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये डिफरेंशिएबिलिटी का जब हम पढ़ रहे थे बात, तो हमने ही जानी कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल नो डाउट 100% होगा। ठीक है, सॉरी, अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे। हाँ, लेकिन मैं ये कहता था कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो नो डाउट 100% कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो देखो एक मीन वैल्यू थ्योरम भी है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जो ये कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है तो कोई एक सी नाम का रियल नंबर होगा जो एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में, और एक कंडीशन है कि एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो मैंने ये एक्चुअल में रिजल्ट है मीन वैल्यू थ्योरम का, जिसे एक्चुअल में मुझे यूज करना है। तो मैं ठीक है, इसको समझने के लिए अब देखो मेरे पास दो पॉइंट थे सफिशिएंट कंडीशन में। हाँ जी, मेरे पास दो कंडीशन थे, तो मैं ये बता सकता हूं सिंस पहली कंडीशन की एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी।
तो क्या मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता अगर x इसको बिलोंग करे तो वही एक मे बी, जैसे x एक नंबर है a और b के बीच में, तो वो ठीक है, वो जो c होगा, अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे कि एफ डैश सी है अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या कंडीशन बनाऊंगा, मैं बता सकता हूं कि भाई f ऑफ x2, क्योंकि एफ डैश सी तो इसके बराबर है ना। देखो अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है तो नो डाउट f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 दिस विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 वो ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, जब हम ऐसी कंडीशन पढ़े थे तो इसका मतलब क्या हो रहा था। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये याद है। तो इट्स वेरी सिंपल कि ये बहुत ही क्लियर कट है कि फंक्शन ऑफ x2 इज ग्रेटर देन दिस। और बेटा ये कंडीशन आप लोगों को याद है किसकी कंडीशन हुआ करती थी, इंक्रीजिंग की, जिससे मैं ऐसे नहीं लिख सकता था। आपको याद है मैं इसको ऐसे लिखता था। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इम्प्लाइज कि x1 ग्रेटर देन x2, और ये कंडीशन किसकी होती थी, इंक्रीजिंग की होती थी ना। इसमें हम यही तो बताते थे, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, जो fx है इंक्रीजिंग है ऑन a कॉमा b में। तो ये बेटा ये एक्चुअल में ये फर्स्ट वाले का वो प्रूफ है। ठीक है, ये पेपर में तो नहीं आएगा बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। ठीक है, हाँ ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि अब MCQs आ रहे हैं तो हो सकता है पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। हाँ जी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। जो मैंने आपको सफिशिएंट की सबसे पहली कंडीशन बताई थी उसमें ये होगा। हाँ जी हाँ जी, एग्जैक्ट, बिल्कुल जी हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ नहीं, अगर देखो अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। ठीक है, ये तो मैं लिखता ही था, लाइन स्टार्टिंग से पहले भी लिखा करता था। हाँ जी हाँ जी, क्या अच्छा ये इधर, ठीक है इधर लिख लेते हैं, या ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो फॉर ऑल आपको बताया था x बिलोंग्स टू a कॉमा b। हाँ जी, ठीक है करेक्ट। सेम चीज अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ, अभी जो मैंने आपको सेकंड कंडीशन लिखवाई थी सफिशिएंट की, ठीक है, और मैंने 0 से लेस देन कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे भी 0 से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ये भी हो जाएगा। तो नो डाउट अब की बार ये ऐसे आ जाएगा। अगर ये अब की बार ऐसे आ जाता है प्रोवाइडेड यही कंडीशन है, ठीक है, तब मैं क्या बता सकता हूं कि भाई x1 ग्रेटर देन x2 आ रहा है, प्रोवाइडेड x1 इम्प्लाइज 2। लेकिन अब की बार कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन में था, अगर आपको याद होगा अच्छे से जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ग्राफ्स के थ्रू, तो कंडीशन ये थी। तो इन दिस केस वी कैन से fx इज डिक्रीजिंग ऑन दिस। तो ये कुछ हमारी कंडीशंस थी। अब इसमें दो बातें और हैं और एक छोटा सा समरी है कि हमें जो टाइप 2 के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली उनको किस तरीके से सॉल्व अप करना है। हाँ जी, जी हाँ बेटा, इसी तरीके से चलता है। हाँ जी, हाँ ये पता होना चाहिए बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेसेसरी कंडीशंस और सफिशिएंट कंडीशंस के बारे में। जी हाँ, देखिए बेटा ये एल्गोरिथम है टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसमें मैंने आपको बताया था टू फाइंड इंटरवल्स, को बताया था ना, अगर इंटरवल्स फाइंड करने को आ जाए टू फाइंड इंटरवल्स वेयर fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, कहाँ पे ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए एक एल्गोरिथम है, मतलब एक प्रोसीजर है। तो क्या कहता है, स्टेप्स है कुछ। सबसे पहले क्या कहता है, ऑब्टेन fx, सबसे पहले fx को पता कर लीजिए, उसके बाद उसको इक्वल टू fx रख दीजिए, फिर f डैश x यानी कि स्लोप निकाल लीजिए, फिर ग्रेटर देन 0 कीजिए, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं या फिर मैं इसको इन इक्वेशन भी कह सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए जब आप स्टेप 3 सॉल्व करेंगे तो जो जो आपके वैल्यूज ऑब्टेन होंगी वो सारी इंक्रीजिंग में होंगी, जहां पे इंक्रीजिंग आ रहा होगा, और जो पॉइंट्स बच जाएंगे, ठीक है, जो पॉइंट्स बच जाएंगे डोमेन के अंदर, वो सारे के सारे मैं क्या बताऊंगा, डिक्रीजिंग में बताऊंगा। ठीक है,
तो यहीं से मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चल जाएगी कहाँ कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ी ही छोटी और बड़ी ही बेसिक चीज है जो आप लोग पढ़ते आए हो, वो और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी कंडीशंस बार बार यूज होंगी। सम रैशनल एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। देखिए बेटा, ये कुछ रिजल्ट्स है रैशनल एल्जेब्रिक इक्वेशंस के, कि अगर ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है ए बी ग्रेटर देन 0, बी भी ग्रेटर देन 0, या फिर दोनों लेस देन 0। फॉर एग्जांपल जैसे 6 इंटू 7, तो 6 भी 0 से बड़ा है और 7 भी 0 से बड़ा है, और नो डाउट 6 इंटू 7 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, 42। अब कहता है ए बी डॉट, जैसे यहाँ पे अगर 6 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो नो डाउट इसका प्रोडक्ट अगर कर दो -18, जो कि छोटा होगा 0 से, ठीक है, 0 बड़ा हो जाएगा। इस केस में देखो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। मैंने कहा यहाँ पे जो ए था यानी कि 6 वो तो 0 से बड़ा था, बट -3 वो 0 से छोटा था, पहली वाली। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर मैं ऐसे कहूँ तो -6 जो कि 0 से छोटा था, और अगर मैं 3 को कहूँ तो वो भी 0 से बड़ा हो सकता है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। दिस इज कंडीशन इज बेसिकली, अगर आप समझना चाहे तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ठीक है, फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड दिस कंडीशन, ठीक है, सेकंड वाली के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस वर्क कर रहा है एक तरीके से। सिमिलरली अगर ए भी ग्रेटर देन 0 है तो वो कहता है ए ग्रेटर देन 0 होगा तो नो डाउट बी भी ग्रेटर देन 0 होगा, और प्रोडक्ट अगर लेस देन है तो ए लेस देन होगा तो बी ग्रेटर देन 100% होगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो अभी यूज होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ कई जगह पे हमें को ये भी बता रखा है कि पी एक्स अगर पॉलिनोमियल है, और या फिर मैं कहूँ अगर क्यू एक्स पॉलिनोमियल है तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर पी एक्स क्यू एक्स इट कैन बी इन एनी वे। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, डिपेंड कर रहा है, जैसे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू में भी हो सकता है पी एक्स क्यू एक्स, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर पी एक्स क्यू एक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसी रिजल्ट्स हैं जो काम आएंगे, इसलिए मेरे को ये भी बताना बहुत ज़रूरी था। तो ठीक है, हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो टाइप 1 था, जिसमें हमें फंक्शन को देखना होता था, टाइप 1 की वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसके मैंने आपको 5 एग्जांपल करा दिए, उसके अलावा से उसमें ज़्यादा नहीं आता है। टाइप 2 जिसमें आपको बताया था कि मुझे इंटरवल्स निकालने होते हैं कि कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके कंसेप्ट आपको सारे बता दिए। अब हम उसके नेक्स्ट क्लास में उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि पेपर में उस पर बेस्ड किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है उसके लिए, इसे अच्छे से समझिए। कुछ ना समझ में आए तो मुझे फ़ोन कर लेना, कॉल कर लेना, ठीक है। हाँ जी, हाँ बेटा, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। जी हाँ, ठीक है बेटा। तो क्लास अपनी यही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। टाइप 1 आपको बता दिए 5 क्वेश्चन थे, टाइप 2 के क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।